नियम तो हम बोले थे तुम लोग को कि 11th एक दिन पढ़ेंगे और एक दिन 12th पढ़ेंगे जी, ठीक है। और तुम रुकना जी, एक बात करना है तुमसे, राफिया की सिस्टर है ना। तुम एक क्लास इन होने के बाद रुक जाना, हम तुमसे बात करेंगे। कुछ कह रहे थे क्या कि हम लोग है ना कल इको सिस्टम पढ़े थे जी, ठीक है। इको सिस्टम हम लोग देखे थे और हम बोले थे सिलेबस 12th का जो सिलेबस है ना, सप्ताह में 4 दिन हम पढ़ेंगे हम लोग उस सबको। उसमें से मंडे है ना, वेडनेसडे है ना, और आपको शायद फ्राइडे होगा और आपको संडे होगा जी, ठीक है। ये 4 दिन हम लोग पढ़ेंगे और बाकी 4 दिन है ना हम लोग 11th पढ़ेंगे जी, ठीक है। ऐसा, और 11th में आप लोग का जो मेरे पुराने स्टूडेंट सब हो, ठीक है, आप लोग का जो ये सब कुछ चैप्टर छूटा हुआ है वो सब भी डील कर देंगे जी, ठीक है। ये मत समझना कि 12th में नहीं है। अभी ये चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इसका 12th से लिंक्ड है। अभी जो चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं हम लोग, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें इसका यूज होगा जी, ठीक है। इसलिए आप लोग भी रहिए इसमें, है ना। कुछ टाइम अभी खराब नहीं जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को 12th का कुछ कुछ टॉपिक सब समझ में आएगा जी, ठीक है। तो इसके लिए अभी आज हम लोग 11th देख लेंगे जी, ठीक है। अगर ये सिस्टम कामयाब नहीं होगा ना तो हम लोग जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ने लगेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल आज का क्लास क्या होगा, 11th का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी, और चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, है ना जी। ये तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल की नजर से ही अभी आप लोग के लिए कह सकते हैं। 12th में तो आपको एक चैप्टर 3 है, उसमें इसका यूज होगा। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है जी। हम लोग का आज का जो क्लास होगा वो केमिकल कोऑर्डिनेशन और उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है जी, इंटीग्रेशन, है ना। इसको देखेंगे जी। तो पहली बात हम लोग मेडिकल की नजर से बात कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, है ना। और इस साल 2019 में क्या क्या पूछा था वो भी हम तुमको दिखाएंगे जी, ठीक है। तो कंपटीशन की नजर से इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आता है जी, ठीक है। 3 क्वेश्चन के लिए हम लोग इसका तैयारी करते हैं। और ये है ना आपको बेसिक कंसेप्ट है जी। और ये चैप्टर नहीं आएगा तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत सारा टॉपिक तुमको ऊपर से चला जाएगा जी, ठीक है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर भी तुमको है ना ऊपर से चला जाएगा जी, ठीक है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि इस चैप्टर को भी थोड़ा एक्वायर कर लें, है ना। हम आपको समझाएंगे पूरा, इसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है ना जी। इसका आपको पिछला चैप्टर से इसका कोई लेना, लास्ट चैप्टर आप 11th का देख रही हो, 22वां चैप्टर है ये, ठीक है। और इसमें मेडिकल का क्वेश्चन जो इस साल जो पूछा था जी, ठीक है, वो इस साल का जो आपको क्वेश्चन जो दिया गया था वो ये क्वेश्चन था जी, इस टॉपिक पे था जी, ठीक है। इस बार 2 बार मेडिकल का एग्जाम हुआ था, एक उड़ीसा का अलग से हुआ था और एक ऑल इंडिया हुआ था। तो ऑल इंडिया में ये फोटो पूछा था, है ना। 1 मिनट, इसमें कुछ मरा हुआ है, हाँ हाँ। तो उड़ीसा मेडिकल में जो मेडिकल का एग्जाम हुआ था तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा था, और उड़ीसा वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें ये फोटोग्राफ को लाया था जी, ठीक है। इस फोटोग्राफ को पूछा था जी। आप लोग इस चैप्टर पे पॉलिश कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा, है ना। टॉपिक का नाम है ना, एक चैप्टर टॉपिक का नाम आपको आ रहा है जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। शुरू कर रहे हैं जी, ठीक है। दिक्कत ना हो रहा है किसी को, है ना। तो कल जो पढ़ेंगे ना, फिर कल 12th का क्लास होगा, इकोसिस्टम का होगा जी, ठीक है। पढ़िए, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस सबको भी यूट्यूब पे हम डाल देंगे आज, ठीक है। तो तुमसे बात करेंगे जी, कंपटीशन बैच के जो ओरिजिनल स्टूडेंट हो, है ना, आपसे हम बात करेंगे, ठीक है। क्लास के बाद आप एक बार रुकिएगा आप, है ना। तो एक पॉइंट आ रहा है आप लोगों के लिए, टॉपिक का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये बात पहले इसका हिंदी समझाइए सर, केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब। जब तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए कोई केमिकल की आवश्यकता पड़ता हो, है ना, उसी को केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं जी, ठीक है। तो हम लोग जो कंट्रोल होते हैं जी, ठीक है, हम लोग का जो बॉडी कंट्रोल में आता है जी, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी कंट्रोल में कैसे आता है सर, तो ह्यूमन के शरीर को कंट्रोल करने के लिए 2 चीज होता है सर, है ना जी। तो हम लोग को कंट्रोल करने के लिए एक होता है न्यूरल कंट्रोल, ब्रेन कंट्रोल करता है सर, इलेक्ट्रिसिटी निकाल करके। एक होता है सर हार्मोन कंट्रोल। हार्मोन कंट्रोल करने का क्या मतलब हुआ, है ना जी, केमिकल निकाल करके आपके शरीर को कंट्रोल किया जाता हो सर, ठीक है। तो इंसान के शरीर को 2 तरीके से कंट्रोल किया जाता है, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल या हार्मोन्स कंट्रोल। हार्मोन मतलब केमिकल, ठीक है। और तुम लोग में मन में यही सवाल उठा होगा कि ये दोनों में अच्छा कौन है सर, या दोनों का डिफरेंस बताइए। तो हम तुमको जवाब देते दोनों अच्छा है जी। ये दोनों एक दूसरे के बिना पूरा नहीं होगा जी, ठीक है। ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। पहली बात दिमाग में डाल लो, हार्मोन कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल दोनों एक साथ मिलके काम करता है सर, तब ये ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा।
हाँ, लेकिन कुछ डिफरेंस जरूर है इसके और इसके बीच में। पर वो डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि तुम इसको अच्छा मान लोगे इसको खराब मान लोगे, ऐसा नहीं कह सकती हो। ठीक है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए तो चैप्टर का जो नाम है ना, चैप्टर 22 पढ़ा रहे हैं हम लोग 11th का। ठीक है, और इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम बात करना चाह रहे हैं, और टॉपिक का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। लेकिन इससे पहले हम तुमको सीधे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्ड मत बताते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये तुम 10th क्लास में भी सुने होंगे नाम, है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नाम, है ना जी। तो जवाब दे रहे हैं हम तुम लोगों को कि भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है। तुम्हारे शरीर को दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है जी। ठीक है, पहला तरीका क्या है, एक है न्यूरल कंट्रोल, है ना जी, दूसरा है सर केमिकल कंट्रोल, है ना। तो एक तरफ न्यूरल कंट्रोल होगा, है ना, एक क्या दिखाई देगा, एक तरफ केमिकल कंट्रोल दिखाई देगा जी। ठीक है, हम लोग अपने शरीर को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। अब मुद्दा उठता है सर आपको इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सर हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए इसमें है ना इलेक्ट्रिक इंपल्स चलता है जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक, है ना, इंपल्स, इंपल्स माने यहाँ पे झटका होगा, है ना, इंपल्स कंट्रोल करता है जी। ठीक है, और इसमें क्या होता है सर, आपको केमिकल इंपल्स होता है जी। ठीक है, केमिकल इंपल्स इसमें देखने को मिलता है जी। ठीक है ना, आपको केमिकल इंपल्स इसमें आता है जी। ठीक है, यानी केमिकल से कंट्रोल होता है। कहा जाता है ये बहुत फास्ट होता है जी। ठीक है, जैसे अभी हमको मान लीजिए कोई यहाँ टच किया, जैसे तुम लोग को कुछ काट लिया जी। ठीक है, काट लिया तो तुम उसको क्या करता है, तुरंत उसको आराम देता है ना, जिस तरह से, है ना जी, एकदम फास्ट। ये होता है न्यूरल कंट्रोल में। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं बैठे हुए हो और आपको कुछ काट लिया, जैसे यहाँ पे काट लिया, तो इसको तुरंत राहत देने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं ना, तो ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स हुआ। लेकिन यही जगह मान लो कि काटने के बाद सर पूरा इलाका स्वेल कर गया, पूरा फूल गया ये इलाका, तो पूरा को ठंडा करने के लिए या पूरा को शांत करने के लिए हमको केमिकल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये है फास्ट, ये है स्लो सर। केमिकल कंट्रोल बहुत धीरे धीरे काम करता है सर। ये है ना टारगेट सेल पे काम करता है। ठीक है ना, इनर्वेट करता है सर, इनर्वेट, है ना, इनर्वेट टारगेट सेल। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे, सब एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। टारगेट सेल को, जिस सेल से मतलब है सर उस सेल को जाकर के, है ना, आपको टॉर्चर करके उसको बोलता है भाई तू ठीक हो जा। जबकि ये है ना सेल टारगेट नॉन टारगेट दोनों पे काम करता है। देखो ना, हमको काटा था यहाँ पे, अब फूल गया पूरा इलाका, तो सर यहाँ पे भी काम करेगा और यहाँ पे भी काम करेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क ऑन, है ना, टारगेट एंड नॉन टारगेट टिश्यू, है ना जी। टारगेट टिश्यू पे भी काम करता है, टारगेट एंड नॉन टारगेट टिश्यू, है ना जी, नॉन टारगेट टिश्यू पे भी ये काम करता है जी। दोनों के दोनों टिश्यू पे ये काम करते हैं जी। ठीक है, अब उठता है बात कि सर ये शॉर्ट लिव होता है, आया काम हुआ खत्म हो गया, है ना जी, शॉर्ट लिव्ड, है ना। शॉर्ट मतलब जैसे तुमको कुछ काटा, तुम उसको रिलैक्स की, भूल गई। ठीक है, और ये लेकिन जबकि ये होता है सर क्या, लॉन्ग लिव, है ना, लंबे समय तक असर छोड़ के जाता है जी, लॉन्ग लिव्ड, है ना। मतलब इसको तुम थोड़ा देर में नहीं रोक सकती हो। अब देखो, है ना, अभी तुम जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर सब पढ़ रहा है 12th वाला लड़का सब, है ना जी, उसमें हम तुम लोग को बताए हैं, है ना जी, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो देखो 14 साल की उम्र में निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, निकलता ही रहता है सर, और लंबे समय तक काम करता है ना जी। लेकिन वही जगह पे आप जब कुछ सोचती हो, जैसे मान लो अभी तुम सोच रही होगी सर कैसे पढ़ा रहे हैं या सर क्या बताने वाले हैं, तो ये सब कुछ ही समय के लिए रहता है, फिर उसके बाद कुछ देर बाद तुम भूल जाओगी। तो कुछ सामान शॉर्ट लिव्ड होते हैं और कुछ लॉन्ग लिव्ड होते हैं। लॉन्ग लिव्ड वाला काम केमिकल कंट्रोल से किया जाता है ना। लंबे समय तक तुमको कोई चीज करना है तो केमिकल कंट्रोल तुम्हारे बॉडी पे चाहिए, है ना। और तुमको झटके में करना है, जैसे कोई सवाल पूछा तुम जवाब दी, तो इसको न्यूरल कंट्रोल में मानेंगे जी। ठीक है, अब देखिए सर, तुम लोग में आप लोग सोचने लगा होगा कि सर ये अच्छा है ये खराब है, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचेगा। कभी कभी इस दोनों को मिल के काम करना पड़ता है जी। ठीक है ना, मतलब कोई काम निकालना हो तो न्यूरल कंट्रोल भी चाहिए और केमिकल कंट्रोल भी चाहिए। हम इसको समझा सकते हैं, लेकिन पहले हम लिख देते लाइन। ठीक है ना जी, दोनों का आपको जो फंक्शन क्या होता है सर, आपको सिंक्रोनाइज होता है जी। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंडोकाइनेसिस ज्वाइंट कोऑर्डिनेटली, ये एनसीईआरटी का लाइन है जी। ठीक है, न्यूरल, है ना, कंट्रोल, है ना, न्यूरल कंट्रोल, है ना, एंड, है ना, मतलब वही केमिकल कंट्रोल, है ना जी, केमिकल कंट्रोल, है ना। ये फिंगर टिप्स का एक क्वेश्चन है, कंट्रोल बोथ वर्क, है ना, बोथ वर्क सिंक्रोनाइज मैनर, है ना जी। सिंक्रोनाइज करने मतलब एक साथ, है ना जी, सिंक्रोनाइज्ड मैनर, है ना। ये दोनों एक साथ एक तरीके से काम करने में मदद करता है जी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद, है ना,
हम आपसे बात कर रहे थे क्या कि सर है ना कि कैसे इस लाइन को साबित कीजिएगा। देखो इसको समझने के लिए है ना ह्यूमन ब्रेन का फोटो आप देखिए, ये है ह्यूमन ब्रेन। और हम तुम लोग को बताए थे जब कोई लड़की ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगी ना, तुम पढ़ी होगी जी, ठीक है, राफिया की सिस्टर, है ना। तो हम बताना चाहते हैं कि जैसे तुम कोई कंट्रोल करना चाहते थे, ब्रेन में केमिकल कंट्रोल करने के लिए एक जगह बना होता है। अगर चाहती हो कि तुम अपने शरीर को केमिकल से कंट्रोल करो, तो ब्रेन में केमिकल कंट्रोल करने के लिए एक साइट होता है सर। दैट साइट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। इसका नाम क्या है सर? हाइपोथैलेमस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। हाइपोथैलेमस किसको धक्का देता है सर? पिट्यूटरी ग्लैंड को धक्का देता है। देखो जादू लग रहा होगा किसी को, तभी जादू ही समझो, लेकिन समझ में आ देंगे हम, ठीक है। हाइपोथैलेमस कोई काम करना चाहता है जिसके लिए उसको किसको धक्का देना होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को धक्का देना होता है जी, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को कोई लड़का जूम करके देखेगा ना, तो इसमें उसको न्यूरॉन्स का फोटोग्राफ होगा। और तुम लोग पढ़ा हुआ है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं ना सर, वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है और केमिकल भी जनरेट करता है। ये न्यूरॉन का फोटो देख रही हो, ठीक है। और ये न्यूरॉन क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी से धक्का मारता है इसको, और ये फिर केमिकल निकाल करके, है ना, इसको धक्का मारता है जी। देखो तो आ गया ना दोनों बात, है ना जी। कोई काम लेना चाह रही हो पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये इलेक्ट्रिसिटी निकाला और इलेक्ट्रिसिटी से हाइपोथैलेमस को धक्का दिया। हाइपोथैलेमस केमिकल निकाला तो केमिकल कंट्रोल, है ना। इसको क्या कहेंगे? न्यूरल कंट्रोल। और दोनों मिल करके इसको कंट्रोल कर रहा है सर, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में आ गया? इलेक्ट्रिकल भी आ गया और केमिकल भी आ गया जी, ठीक है। तो ये दोनों के कंट्रोल में यह काम कर रहा होता है जी, ठीक है। इसी को हम लोग कह रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल आर वर्क सिंक्रोनाइज मैनर, ठीक है। इतना दूर तक किसी को दिक्कत नहीं ना हुआ? क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको आज, ठीक है। तो केमिकल कंट्रोल पढ़ा रहे हैं और है ना न्यूरल कंट्रोल समझा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तुम्हारे अंदर में जो भी तालमेल बैठता है बॉडी का, वो या तो न्यूरॉन के कंट्रोल में है या तो केमिकल कंट्रोल में। फास्ट चाहती हो न्यूरल कंट्रोल पे भरोसा करना होगा। न्यूरल कंट्रोल काम कैसे करता है सर? इलेक्ट्रिसिटी निकाल करके। और केमिकल कंट्रोल काम कैसे करता है? केमिकल निकाल करके सर। ये स्लो होता है ना, ये फास्ट होता है जी, ठीक है। ये जो देखते हैं ये टारगेट टिश्यू पे काम करता है ना, ये है ना आपको वर्क एंड टारगेट और नॉन टारगेट दोनों पे काम करता है। हम लोगों को इस चैप्टर में इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है जी, ठीक है। और है ना आप लोगों को ये इसके बारे में चैप्टर 21 में पढ़ना है, जो हम बाद में पढ़ाएंगे आप लोगों को। अभी चैप्टर 22 में जो आप लोगों को पूरा केमिकल कंट्रोल के बारे में समझना है कि सर कौन है जो हमको केमिकली कंट्रोल करता है, वो कैसे काम करता है सर, वो कहाँ कहाँ पे मिलेंगे हमारे शरीर में, और सर वो कैसे हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर उसकी कमी हो जाएगी तो उससे क्या दिक्कत है, उसकी ज्यादा हो जाएगा यानी ज्यादा केमिकल निकालेगा तब क्या प्रॉब्लम होगा, ये सब तुम लोगों को जानना है, ठीक है। और सर वो केमिकल का टेस्ट कैसा होगा, मतलब देखने में कैसा होगा, प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि लिपिड है, ये भी तुम लोगों को पढ़ना है इसी टॉपिक के अंदर में जी, ठीक है। तो समझा रहे ना जी क्या क्या बोल रहे हैं, केमिकल कंट्रोल क्या होता है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो यही सब चीज को तुम लोग देखोगे जी, ठीक है। तो देखो मेरे पास एनसीईआरटी बुक है ना, आप लोग के पास भी होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक 11th का खोल लीजिए, है ना, और उसी को पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। एक मिनट हम भी एनसीईआरटी बुक खोलते हैं, है ना। ये पेज आप लोग खोलें, जिसका नया एनसीईआरटी होगा तो ऐसा होगा, पुराना एनसीईआरटी कहीं और, लेकिन थ्योरी वही है। ये पढ़ा रहे जी, ये थ्योरी है ना, देख रही हो ना सब आदमी। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना, तो आप लोग देखिएगा इसको, है ना। एक मिनट, है ना, इस ऐसे रख रहे हैं, है ना, ये वाला पेज, हाँ देखिए। तो ये टॉपिक हम आपको आज पढ़ा दिए हैं, इसके आगे भी पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइडिंग ए पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन, है ना, इस पे पेन चलाइएगा, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द ऑर्गन, है ना जी। हम लोग के अंदर में जो न्यूरल कंट्रोल होता है वो हर पॉइंट टू पॉइंट काम करता है और रैपिड कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। और न्यूरल कंट्रोल जो है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है जी, पर शॉर्ट लिव होता है। इसे हम लिखे हैं अभी नोट्स बना करके। दीज नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट, लेकिन इसका क्या दिक्कत है सर कि ये पूरे सेल को नहीं इनर्वेट करता है। हम कहे थे ना अभी, टारगेट सेल को ही इनर्वेट कर पाता है जी, ठीक है। और इस वजह से ये सिर्फ सेलुलर लेवल पे ही काम कर पाता है जी। लेकिन उसी जगह पे, है ना जी, स्पेशल काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट है जिसका नाम है सर केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो हार्मोन्स की वजह से जाना जाता है, वो पूरे बॉडी पे काम करता है जी, ठीक है। यही लास्ट का लाइन का तुम लोग का मतलब, हम लोग हाईलाइटर है तो हाईलाइट करोगे इस लाइन को कि न्यूरल सिस्टम, है ना, एंड endocrine system joint coordinately and regulate the physiological function of the body। ये क्या करता है सर, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी में भी कंट्रोल करने में मदद करता है जी, ठीक है।
तो ये सारी बातें आपको हम अभी आपको बताएं, न्यूरल कंट्रोल कैसे काम करता है इसको भी हम तुम लोगों को भी हम समझा दिए थे जी, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल कैसे काम किया उसको भी तुम लोग जाना, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है, न्यूरल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और इसी में हम लोग को समझना है क्या इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और हार्मोन क्या होता है सर, पहले ये समझाइए। इंडोक्राइन ग्लैंड समझने से पहले है ना तुम लोग ये जानो कि सर ग्लैंड क्या होता है जी। ग्लैंड एक नया शब्द ला रहे हैं जी तुम लोग के सामने में, एक शब्द आ रहा है ग्लैंड किसे कहते हैं सर, ठीक है। तो जब तुम ग्लैंड समझ जाओगी ना तब हम तुमको समझाएंगे ग्लैंड के टाइप, है ना। ग्लैंड के दो टाइप होते हैं सर, एक होता है सर एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक क्या देखते हैं सर हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड देखते हैं जी, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हम लोग देखते हैं जी। दो तरह के ग्लैंड होते हैं सर, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, ठीक है। अब ये कौन सा चिड़िया का नाम है इसको भी हम लोग जानेंगे जी। देखो बहुत टीचर है ना तुमको फंसा लेगा, ग्लैंड का डिफिनेशन पूछ देगा, ठीक है। अब बहुत आदमी को ग्लैंड का डिफिनेशन नहीं आता रहता है जी, ठीक है। इसलिए आप लोग ग्लैंड का डिफिनेशन याद कीजिएगा, है ना। ये सेल है ना, एक प्रकार का सेल हो सकता है सर, ठीक है, कॉमा टिश्यू, है ना, या ऑर्गन, है ना। ए सेल टिश्यू ऑर्गन दैट सिक्रीट केमिकल, दैट सिक्रीट केमिकल, है ना, जो केमिकल निकालता हो सर, ठीक है, दैट सिक्रीट केमिकल, है ना, दैट ए सेल टिश्यू या ऑर्गन दैट सिक्रीट केमिकल हु कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, है ना। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। थोड़ा रुक जाइए, कट रहा था ना, यहाँ पे देखिए दिखाई दिया, ए सेल, है ना, जिसको दिक्कत होगा बोलिएगा जरूर, ए सेल टिश्यू ऑर्गन, है ना, दैट सिक्रीट केमिकल, है ना, हु कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो क्या करता है ना, शरीर के, है ना, रिएक्शन को कंट्रोल करता है सर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब ग्लैंड दो तरह का होता है जी, ठीक है, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है सर आपको, है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड सर जी, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं जी, ठीक है, तब बताओगे जी, राकिया की बहन, राफिया की बहन, सॉरी, है ना, तुमको पता है जी इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं। हेलो हेलो, हाँ सही है, सही, डक्ट इंडोक्राइन, हाँ सही है, इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का बताओ तो डिफिनेशन, एक्सो का, इसका एक्सोक्राइन का डिफिनेशन बताओ तो। हेलो, आवाज जा रहा है जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या कहते हैं, जैसे तुम बोली ना कि सर ये डक्टलेस ग्लैंड होता है, उसी तरह से सर ये इसके बाद डक्ट होता है सर, दैट ग्लैंड हैविंग डक्ट, है ना, दैट ग्लैंड, है ना, हु सिक्रीट, है ना, केमिकल इनटू कैविटी, कैविटी मैंने कोई गड्ढा उड्ढा में डाल दिया या डक्ट में डाल दिया जी, ठीक है। कहने में देखो ये एक सेल है सर या एक टिश्यू है सर, ये कुछ भी बनाया ना सर, अब बनाने के बाद कहाँ क्या एक गड्ढे में डाल दिया जी, ठीक है। तो इस गड्ढे में डाल रहा है सर, है ना, इस घटना को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। नहीं समझी तो देखो हम लोग का जो माउथ है सर ये बकल कैविटी होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बकल कैविटी, है ना। और बकल कैविटी के जाते क्या होता है, सेलेब्री ग्लैंड, है ना जी। और सेलेब्री ग्लैंड जो सलीवा बनाता है, देखो तो हम लोग जो थूक वगैरह जो फेंकते हैं वो सब कहाँ आता है जी, इसमें ना आता है। तो देखो गड्ढा में आया, कौन सा गड्ढा में आया, बकल कैविटी में। जब आप खाना खाती हो तो आपके अंदर में जो भी सलीवा बनता है वो सारा सलीवा कहाँ आके जमा होता है सर, है ना, इसके अंदर में आकर के जमा होता है जी, ठीक है। और इसके अंदर में जाके जो जमा होता है सर, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से लाते हैं। जो भी कोई टिश्यू या ऑर्गन कुछ सामान बनाता हो सर, और बनाने के बाद गड्ढे में डाल देता हो सर, ऐसे को हम लोग एक्सोक्राइन कहते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है सर, कि ऐसा सेल या टिश्यू या ऐसा ग्लैंड जो कुछ भी बनाता हो सर, लेकिन सर उसको किसी गड्ढे में नहीं डालता हो, ब्लड पाइप में डालता हो सर। ये एक ब्लड पाइप है ना। अब ब्लड पाइप में जो भी केमिकल डालता हो सर, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से लाते हैं, है ना। दैट ग्लैंड, है ना, दिख रहा है ना सबको, दिक्कत हो तो बोलिएगा, दैट ग्लैंड हु मेक,
है ना, हु सिक्रीट, है ना, केमिकल, केमिकल, है ना, इनटू, है ना, इनटू कहाँ, इनटू, है ना, ब्लड, है ना, डायरेक्टली केमिकल इनटू, है ना, आपको ब्लड, है ना जी, डायरेक्टली सीधे खूने में डाल देगा सर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, है ना, आपको इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जब आपसे कोई पूछ देगा तो आपका क्या जवाब होगा कि दैट ग्लैंड हु सीक्रेट केमिकल इनटू ब्लड डायरेक्टली। ये बात को याद रखिएगा सब आदमी, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये भी बनता है, ठीक है, एक पॉइंट आप लोग से पूछ देगा, है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड को लेकर के, ठीक है, कि सर इसके पास कोई गड्ढा उड्ढा नहीं होता है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं, इसके पास कोई गड्ढा नहीं, इसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके पास कोई डक्ट नहीं होता है। जैसा भी तुम लोग पढ़ी थी ना कि सेलेब्री ग्लैंड के पास गड्ढा होता है सर, उसमें सामान डालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोई गड्ढा वगैरह नहीं है, ये सीधे क्या करता है सर, डक्ट में ही डाल देता है जी, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड। अब मुद्दा ये उठता है सर कि हमारे शरीर को कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन करता है? तो आप लोगों को केमिकल कोऑर्डिनेशन ये करता है। देखो एक ऑब्जेक्टिव बन गया मेडिकल का, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन हुआ, लेकिन ये केमिकल कोऑर्डिनेशन डन बाय, तो तुम्हारा एक सवाल एक जवाब होगा सर इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड ही हम लोगों को केमिकली कंट्रोल करता है, ना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर तो तुम सुनोगे सर एक्सोक्राइन ग्लैंड का यूज कहाँ होता है, तो इसका डाइजेशन से मतलब है जी, ये खाना पचाने में तुमको मदद करेगा, ठीक है। और आंसू वगैरह निकलता है ना जी, तो वो भी एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड ही है जी, ठीक है। क्लियर हुआ जी हम क्या होना चाहिए, इससे तुम्हारे बॉडी को कंट्रोल नहीं होता है। बॉडी कंट्रोल करना चाहती हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर सही रहे, है ना, हमारे बॉडी में सर रिएक्शन सब सही ढंग से होता रहे, इसके लिए इंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल करता है हम लोग को। इंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो भी कुछ बनाता है ना सर, उसको ब्लड में डाल देता है। जो सोचने वाला बच्चा होगा ये भी सोच लिया होगा कि सर ब्लड के जरिए आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, ठीक है, वो सही सोच रही है ना। तुम लोग एग्जांपल लेके मांगोगे सर एग्जांपल देके समझाए, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम तुम लोग एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं। जैसे मान लो कि पेनक्रियाज है, ठीक है, अब पेनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम इंसुलिन, है ना, ये एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड है सर। ये इंसुलिन निकलेगा ना सर, सीधे ब्लड में घुस जाएगा। अब ब्लड में घुस करके सीधे लीवर के पास, है ना, या मसल्स के पास पहुंच जाएगा, है ना, वो भी 0.8 सेकंड में जी, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड का यही खासियत है सर, ठीक है। ये है ना पूरे बॉडी में हर जगह घूम सकता है। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ी थी, याद करो सब आदमी, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन टारगेट नॉन टारगेट हर जगह पहुंच सकता है। आप समझ में आया ना, टारगेट नॉन टारगेट कैसे पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड के रास्ते जाता है सर, तो टारगेटों के पास पहुंचेगा और नॉन टारगेट के पास भी पहुंच जाएगा सर जी, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, मेन में आ गए। देखिए सर इंडोक्राइन ग्लैंड आप पढ़ाने जा रहे हो आप, ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड जब आप पढ़ाइएगा सर, ठीक है, 1 सेकेंड, है ना। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जब हम लोग पढ़ते हैं सर, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड में डिफिनेशन तो तुम लोग को हम समझा दिए, ठीक है। और हम तुम लोग को ये बताना चाह रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड जो भी केमिकल निकालता है सर, ये जो भी केमिकल निकालता है सर, ठीक है, दैट केमिकल इज कॉल्ड हार्मोन, है ना। इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी केमिकल निकलते हैं ये हार्मोन होते हैं जी, ठीक है। अब तुम लोग से है ना एनसीईआरटी बुक में हार्मोन का डिफिनेशन लिखा हुआ है, ये मेडिकल के नजर से इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। हार्मोन का दो डिफिनेशन एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है जी, ठीक है। और आप लोगों को जो एकदम डार्क लाइट से लिखा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। लेकिन देखती हो जानती हो तुम लोग, नीट में है ना गंदा क्वेश्चन भी पूछता है, मतलब पूछ देगा क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ हार्मोन, ठीक है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है, क्लासिकल डिफिनेशन और एक मॉडर्न डिफिनेशन, है ना जी, आजकल का डिफिनेशन, है ना। तो मॉडर्न डिफिनेशन भी पढ़ेंगे हार्मोन का और क्लासिकल डिफिनेशन भी पढ़ेंगे। फिर उसका थोड़ा बहुत हार्मोन के बारे में जानेंगे सर, और तब हम लोग ये जानेंगे कि हमारे शरीर में कितने तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जी, ठीक है, ये सबको भी हम लोग जानेंगे जी, ठीक है। क्लासिकल डिफिनेशन सुनिएगा हार्मोन्स का, ठीक है। क्लासिकल डिफिनेशन क्या करा है कि दैट केमिकल, है ना जी, दैट केमिकल सिक्रीट बाय, है ना, दैट केमिकल सिक्रीट, है ना, सिक्रीट बाय, है ना, बाय, है ना, किनसे, बाय इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, दैट केमिकल सिक्रीट बाय इंडोक्राइन ग्लैंड एंड गोज टू, है ना, गोज टू टारगेट ऑर्गन, है ना जी, टू टारगेट ऑर्गन, है ना, टू टारगेट ऑर्गन, है ना, बाय ब्लड, है ना जी। तुम लोग इस डिफिनेशन को तुरंत काट दोगी, कहोगी सर ये तो इससे
अभी आप बोले कि टारगेट नॉन टारगेट सब जगह पहुंचता है, यहाँ ही लिख दिया कि टारगेट ऑर्गन ही पहुंचता है, लेकिन भाई हम तो बोले दिए थे ना भी टारगेट नॉन टारगेट दोनों जगह ना पहुंच सकता है जी, इसलिए इस डिफिनेशन में यही ड्रॉबैक है। तुम लोग से पूछते ना इसमें क्या ड्रॉबैक है, तो याद करना ये ओनली से अबाउट टारगेट ऑर्गन, नॉट अबाउट नॉन टारगेट ऑर्गन। लेकिन हम तो बोले ब्लड के रास्ते जाओगी तो हर जगह पहुंचोगी ना। मान लो कि तुम एक रोड से जा रही हो, ठीक है, और रोड में जितना रास्ता है तो उस रास्ता में हर रास्ता पे ना तुम जा सकती हो जी, ठीक है, भले तुम्हारा मकसद कहीं और जाने का हो पर तो रास्ता तो हर तरफ जाने का है, तो कहीं भी घुस सकते हैं ना। वही बात यहाँ पे भी इसको कहना चाहिए था। अब ये मॉडर्न डिफिनेशन, अब मॉडर्न डिफिनेशन डिट्टो हम एनसीईआरटी का ही लिखेंगे, बगल में एनसीईआरटी रखी हुई हो एनसीईआरटी का लाइन पढ़िए, ठीक है, और जो एनसीईआरटी में लिखा वही पढ़ रहे हैं हम भी, ठीक है। हार्मोन्स है ना, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, ये अच्छा बात है जी, ठीक है, ये सब हम समझा देंगे, पहले लिख लेने दो डिफिनेशन। नॉन न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, है ना, केमिकल, है ना, ये एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है ना, विच एक्ट्स एज, इस लाइन का भी बहुत महत्व है, हम समझा देंगे आप लोग को ये लाइन का हिंदी, विच एक्ट्स एज, है ना, इंटरसेलुलर मैसेंजर, है ना, इंटरसेलुलर मैसेंजर, है ना जी, इंटरसेलुलर मैसेंजर के तौर पे काम करेगा जी, ठीक है, इंटरसेलुलर मैसेंजर, एंड, है ना, एंड आर प्रोड्यूस, है ना, एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, है ना, आर प्रोड्यूस इनटू, है ना, ट्रेस अमाउंट, है ना, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, है ना। देखो पहले हिंदी लिख देंगे, पहले समझ लो इसको पहले, तब हम इसको हम लोग आगे डील करेंगे, ठीक है। ट्रेस अमाउंट, है ना, पॉइंट क्या है, कहना चाह रहा है ये तुमको, ये हार्मोन एक तरह का ऐसा केमिकल है जिसको खाने से एनर्जी नहीं मिलेगा, मतलब तुम चाहोगे ना हार्मोन का टेबलेट खा लेंगे ताकत आ जाएगा, संभव नहीं है, ठीक है, हार्मोन से ताकत नहीं मिलता है सर। लेकिन ये सर एक केमिकल निकालता है, एक प्रकार का केमिकल है जो दो सेल के बीच में, है ना, इंटरसेलुलर मैसेंजर, देखिए सर एक सेल ये हुआ दूसरा सेल ये हुआ, तो इस दोनों के बीच में मैसेज का काम करेगा। याद करो अभी थोड़ा देर पहले क्लास जब स्टार्ट किए थे तो हम बोले थे ना, देखो यहाँ पे हाइपोथैलेमस है ना, और यहाँ पे क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड था सर, तो यहां से केमिकल निकला और इसको धक्का दिया, तो देखिए एक सेल ये हुआ और दूसरा सेल ये हुआ, दोनों के बीच में मैसेज का काम कर रहा है ना जी, इंटरसेलुलर मैसेंजर, मैसेंजर माने जो मैसेज पहुंचाता है ना, इंटरसेलुलर दो सेल के बीच में सर। ध्यान रखना नीट का जब तुम तैयारी करोगे नीट का ऑब्जेक्टिव आएगा तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर लिख देगा, इंटरसेलुलर मतलब अपने ही सेल में, भाई इंट्रासेलुलर से थोड़ा मतलब इंटरसेलुलर, इंटर का मतलब समझा सब आदमी, कि दो सेल के बीच में या दो टिश्यू के बीच में या दो ऑर्गन के बीच में मैसेज लाने का काम करता है सर। ये बहुत कम निकलता है सर, मतलब इतना नहीं कि तुम लोग कभी सुन लोगे कि हार्मोन का सुई ले लिया ओवरडोज ले लोगे तो मर भी सकती हो, इसलिए बहुत कम अमाउंट में ही निकलता है ये, ठीक है। जैसे आप सुनिएगा mg वर्ड मेगा मिलीग्राम जो होता है, मतलब 1 किलो का 1000वां हिस्सा, ठीक है, तो बहुत कम हुआ ये, ठीक है जी, तो उतना ही यहाँ पे कहा जाता है कि ट्रेस अमाउंट में ये निकलता है सर, ठीक है, जो काम करता है। ऐसे ऐसे हम बता देते हैं हार्मोन नैनोग्राम में होता है, बहुत कम हुआ जी, एनजी माने नैनोग्राम, ठीक है, तो ये बहुत कम हमारे शरीर में निकलता है। कुछ गया जी, क्या बोल रहे हैं अभी आज, है ना, हमने आपको क्या कहा कि इंडोक्राइन ग्लैंड ही तुमको केमिकल कोऑर्डिनेट करता है और ये कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स निकालता है। अभी हार्मोन किस चिड़िया का नाम है सर, तो हार्मोन का दो डिफिनेशन है, वह केमिकल जो इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा निकाला जाता है और टारगेट सेल के पास पहुंच के उससे काम लेता हो, तो उसको भाई इससे तो भाई क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इससे क्लियर हो रहा है सर कि हार्मोन एक प्रकार का नॉन न्यूट्रिएंटिक केमिकल है, मतलब इसको खाने से एनर्जी नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमारे शरीर में निकलता है इस वजह से ताकि दो सेल के बीच में मैसेज का काम कर सके, और ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में निकलता है जी, ठीक है। हार्मोन का काम क्या होता है जी, रिएक्शन कराना ना, तो वो रिएक्शन कराने में यह मदद करता है जी, ठीक है, बात समझिए ना, कैसे रिएक्शन कराता है ना, वो सब समझेंगे जी हम लोग, ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा कि सर इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ पर है वो बताइए, ठीक है, मेरे शरीर में कौन जगह पे कौन सा ग्लैंड है उसको बताइए सर, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड किस जगह पे मौजूद है इसको देखना है सर, ठीक है। और दूसरी बात, इंडोक्राइन ग्लैंड कैसे काम करता है जी, ठीक है, तो हम लोग पहले इसको समझने के लिए इंडोक्राइन ग्लैंड को है ना दो भागों में बांट देते हैं, या तुमको हम बता देना चाहते हैं कि वर्टिब्रेटा में भी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। हम लोग कौन से बच्चे हैं जी, वर्टिब्रेटा के, है ना जी, वर्टिब्रेट में भी इंडोक्राइन ग्लैंड होंगे, है ना, जो उसका भी तुम फोटो देखने वाले था में, और इनवर्टिब्रेट में भी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इनवर्टिब्रेट मतलब कॉकरोच वगैरह सब में, है ना, भी सर आपको क्या देखते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड देखते हैं जी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनवर्टिब्रेट में कम होता है सर, अब वर्टिब्रेटा में ज्यादा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। अब तुम लोगों को तो याद होगा नहीं, है ना, कॉकरोच के पास 3 ही तरह का, इनवर्टिब्रेट में 3 ही तरह का ग्लैंड होता है जी, याद है तो ठीक है, नहीं तो हम लिख दें इनवर्टिब्रेट में 3 ग्लैंड है जी, ठीक है। याद आ रहा किसी को, नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं। एक होता है सर इसके अंदर में इंडो, है ना, ये सॉरी हमको भी याद नहीं आ रहा, ठीक है, रुक जाइए याद करने दीजिए, ठीक है। इनवर्टिब्रेट में
तीन इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जी, ठीक है। एक होता है सर आपको इनवर्टिब्रेट में 3 ग्लैंड होता है, एक जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है। रुक जाइए, याद करने दीजिए हमको भी, ठीक है। इनवर्टिब्रेट में 3 तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जी, ठीक है। एक भाई का एक याद, कॉकरोच चैप्टर में पढ़ोगे ना तो उसमें ये बात लिखे हैं, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में 3 तरह के ग्लैंड है ना, हाँ याद आ गया। एक है कार्डियक, है ना, इसमें इन लोगों में होता है कार्डियक, है ना। एक होता है कॉर्पोरा अलाटा, है ना, याद रख पाओगी तो इसको याद रखिएगा। ये सब सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर याद रखना चाहते जो भी इनवर्टिब्रेट होता है ना, इनवर्टिब्रेट जिसमें हड्डी नहीं हो, उस सब में है ना 3 ही तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एक होता है कार्डियक, दूसरा है कॉर्पोरा एलाटा। अब ये सब काम क्या करता है सब जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना कॉकरोच का तो वहां बताएंगे जी तुम लोग को, कॉर्पोरा एलाटा, है ना। एक होता है सर आपको, है ना, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया सर प्रोथोरैसिक ग्लैंड, प्रोथोरैसिक ग्लैंड, है ना जी। इतना ही ग्लैंड होता है इनवर्टिब्रेट्स में, है ना। इसी सब का नाम बदलता चलता रहता है जी, ठीक है। और इसी की जगह पे जबकि आप वर्टिब्रेटा में आइएगा, वर्टिब्रेटा मतलब हम लोग, तो हम लोगों में इतना ग्लैंड आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। एक सेकंड, ये देखिए, है ना, ये फोटोग्राफ, ठीक है। ये सब वर्टिब्रेटा का ग्लैंड सब है, नाम सब देखो, ये सब ग्लैंड सब हम लिख देंगे बाद में, पर अभी आप बुक में देखिए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एंड्रीनल, टेस्टिस लड़कों में होता है, और लड़की में ओवरी होता है जी, जो इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है। तो ये सब हमारे शरीर में इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर में आते हैं जी, ठीक है। ये सब कैसे काम करता है, यही हम लोग का सिलेबस है जी, ठीक है। कौन ग्लैंड कैसे काम करता है, इस सब के बारे में आपको हम बताने वाले हैं जी, ठीक है। और कौन ग्लैंड से किस तरह का हार्मोन्स निकलता है सर, है ना, ये सब भी जानेंगे। और इस सब की कमी हो जाने से या इस सब की बढ़ोतरी हो जाने से कौन कौन सा बीमारी आता है, उस सबको भी देखेंगे जी, ठीक है। आज का क्लास इतना ही रहेगा। जो हम पढ़ाए ना उसका PDF हम डाल देंगे, है ना। कुछ कंपटीशन के स्टूडेंट सबसे हम फोन करके बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद है ना तुम लोगों को हम कुछ स्ट्रैटेजी बताएंगे कि इसको कैसे खत्म करना है जी, ठीक है। 2-3 पेज पढ़ाए, 1 पेज ये है, 2 पेज है ना, और इस सब का हम PDF बना के आपको ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग घर पे लिखने उठने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको एक बार 2 बार रीडिंग मारिएगा और याद कीजिएगा। जो 12th वाले लड़के हो ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है जी क्लास करने में, कंपटीशन बैच का आप कीजिए, है ना। और कम से कम ये चैप्टर तो पढ़ ही लीजिए, क्योंकि इससे आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसमें हार्मोन सब का बात सब है ना। मेरा बैंड बज रहा है हम आपको ये सब चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाने में, क्योंकि हम 11th पढ़ाए नहीं आप लोगों को ठीक से, इसलिए ऐसा हुआ था। और कंपटीशन बैच वाले बच्चे के लिए लास्ट पेज इंपॉर्टेंट है जी, जो हम तुम लोग को दिखाए ना अभी, वो पेज इंपॉर्टेंट है। क्लास यहीं तक रहेगा, इसका रिकॉर्डिंग है ना हम आपको यूट्यूब पे डाल देंगे जी, ठीक है। जिसको छूट गया हो या